हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें आज हम डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन एंथैल्पी समझेंगे और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हमने इसके पहले बच्चों जो भी भौतिक गुण को आपको डीप में समझाया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे भौतिक गुण से क्वेश्चन बनता है, जो चैप्टर आपका 4 है, पहले चैप्टर 8 हुआ करता था, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जो आप पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से क्वेश्चन 2 अंक के पूछे जाते हैं। वो आपके क्वेश्चन बनते हैं आयनन एंथैल्पी से, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्थाएं से, या उत्प्रेरकी गुण से, रंगीन आयन कैसे बनाता है, अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो भौतिक गुण है उन्हीं से 2 अंक के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं हर एक भौतिक गुण को एक वीडियो लेक्चर में कवर करता हूं। जैसे आज यहां पर मैं 2 भौतिक गुण लेकर आया हूं, इसमें साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे इसके पहले हमने उत्प्रेरकी गुण समझाया था, उसका क्वेश्चन भी कराया था। रंगीन आयन कैसे बनता है उस पर भी हमने टिप्पणी अच्छे तरीके से कराई थी। तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट देख लें, पुराने वीडियो इसके पहले जो भी हमने अपलोड किया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोगों को ज्यादा बोझ ना लगे इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो भी नहीं देता हूं, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे और आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनन एंथैल्पी, जिसे हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से जानते हैं। आयनन एंथैल्पी है क्या बच्चों? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं तो उसे हम जितना ऊर्जा देंगे उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। जैसे मान लीजिए आपका ये नाभिक है और इसके चारों ओर क्या बच्चों, पहला कक्षा है, फिर ये आपका दूसरा कक्षा है, फिर ये तीसरा कक्षा है और ये चौथा कक्षा है। अब इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। ये बाह्यतम कोश से मतलब है यहाँ पे आपका बाह्यतम कोश n और n-1 है ना। तो हम बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बच्चों? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, या आप इसको बोलते हो आयनन विभव। आयनन विभव 3 नाम से जानते हैं। यदि आ गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के आयनन विभव को समझाइए, फिर आपके मन में आएगा हम तो आयनन एंथैल्पी पढ़े थे, ये चीज हमने तो पढ़ा ही नहीं था। आयनन ऊर्जा की बात करें, चाहे आयनन विभव की बात करें, चाहे आयनन एंथैल्पी, तीनों एक ही चीज है। और हम किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं, अर्थात किसी परमाणु में जो ऊर्जा लगती है उसे उसका हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो पहले आप सबको पता है कि किसी भी आप मतलब पीरियोडिक टेबल को आप यहाँ पर मान लीजिए कल्पना कर लो। जैसे यहाँ पर आपका S है और यहाँ पर बीच में D और यहाँ पर P है। तो आप पीरियोडिक टेबल में जब डी ब्लॉक के एलिमेंट का अध्ययन करते हैं तो ये नज़र आता है कि भाई साहब जो डी ब्लॉक है वो S और P के बीच में है, S और P के बीच में है, ठीक है। अर्थात S के किधर बच्चों? दाएं ओर, और P के बाएं ओर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका डी ब्लॉक है S और P के बीच में है, इसलिए इसका जो आयनन ऊर्जा होगा S से थोड़ा सा अधिक होगा और P से थोड़ा सा कम होगा। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। अभी इतना आप समझो कि जो डी ब्लॉक है इसे हम संक्रमण धातु कहते हैं, क्योंकि आपका जो S ब्लॉक एलिमेंट्स है और P ब्लॉक का एलिमेंट्स है दोनों को जोड़ने का काम करता है और दोनों के बीच में है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो आयनन ऊर्जा है S की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक और P की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। इसके पीछे का मेन रीजन आपको बताता हूं। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये आपका पहला एलिमेंट्स है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, ऐसे ही आगे आप जाते जाओ। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती, मतलब कोष की संख्या कोई नहीं बदल रही है। मतलब जितने 4 कोष हैं तो सभी में भी 4 कोष हैं, इसमें भी 4 कोष, इसमें भी 4 कोष, इसमें भी 4 कोष, इसमें भी 4 कोष, सभी में कोषों की संख्या समान है। जब बाएं से दाएं चलते हैं, जब बाएं से दाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए बाह्यतम कोष में मान के चलता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर आगे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन। अभी समझने की कोशिश करो। हो सकता है ये n-1 में जाए, यानी बाह्यतम के अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश कर रहा है ना, कोषों की संख्या में वृद्धि तो नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। हो सकता है ये n-1 में जाए, क्योंकि डी में n-1 में ही जाता है, n-1 डी में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। पहले 1, फिर n-1 D2
ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। मतलब बाह्यतम कोश में आपका NS होता है, D की बात करता हूँ, NS होता है, तो NS में 1 और 2 होते हैं, 1 से 2, बाकी तो D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बढ़ते जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती बच्चों, कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से ज़्यादा मतलब आकर्षित होते हैं, अर्थात प्रबल बंध से बंधे होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ पर मान लीजिए बाह्यतम कोष में कम इलेक्ट्रॉन है, अर्थात N-1D में कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कम ऊर्जा देकर। लेकिन इधर हम जाएंगे तो थोड़ा सा अधिक इलेक्ट्रॉन होने का नाभिक का आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, नाभिक से ज़्यादा मात्रा में आकर्षित रहते हैं, जिससे यहाँ पर अधिक ऊर्जा लगता है। इसलिए तो कहते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ता है, अर्थात आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। अब यही बताओ बच्चों, पहले आता है S, इधर जाएंगे P आएगा, लेकिन बीच में पड़ता है D, तो इसके अपेक्षा इसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा और D के अपेक्षा P का ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं D का आयनन ऊर्जा S के अपेक्षा अधिक और P के अपेक्षा कम होता है। ठीक है बच्चों, तो D ब्लॉक के तत्वों का आयनन एंथैल्पी S खंड के तत्वों से अधिक तथा P खंड के तत्वों से कम होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं बढ़ते हैं ना बच्चों, ये बाएं से दाएं आई है, बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि नहीं होती, लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब इतना तो समझ में आ गया कि S से दाएं की ओर D है, इसलिए भैया D की आयनन ऊर्जा S से अधिक है, और फिर D से अधिक P की है तो D की ऊर्जा P से कम है। इतना क्लियर है, समझ गए? यहां तक चीजें क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन भी बनता है कि किसी भी मतलब डी ब्लॉक के परमाणुीकरण में एंथैल्पी का मान उच्च होता है, या कि मान लीजिए डी ब्लॉक के तत्वों के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है, यानी परमाणु जब बनाते हैं है ना, और परमाणु किसी से क्रिया करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो उसके एनर्जी जो लेवल है वो हाई होती है। क्यों? कारण यही होता है बच्चों। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि 5D श्रेणी के तत्वों का आयनन ऊर्जा 3D और 4D श्रेणियों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका कारण क्या है बच्चों? क्योंकि 5D श्रेणी में 4f में इलेक्ट्रॉन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। हम आपको परिरक्षण प्रभाव के बारे में भी बताएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा वेट करिए। जैसा बच्चों आप लोगों को पता है कि पहला जो हमारा संक्रमण श्रेणी होता है, ये पहला जिसमें 10 एलिमेंट होते हैं, जिसे हम 3D के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों, इसमें भी 10 एलिमेंट्स होते हैं, इसे हम 4D के नाम से जानते हैं। फिर ये आपका 10 एलिमेंट्स का आपका 5D होता है। देखिए, जैसा हमारा ये पहला जो 3D है, पहला संक्रमण श्रेणी, और ये जो 4D है, इसमें F ऑर्बिटल्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम 5D में पहुंचते हैं तो लेंथेनम के बाद के 14 तत्व कहाँ चले जाते हैं? 4f में चले जाते हैं। और इसके बाद यहाँ से आपका 72 से स्टार्ट होता है, जिसमें सभी के में 4f ऑर्बिटल मतलब 4f कक्षक पाए जाते हैं। अब 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। वैसे आप लोग जब आयनन ऊर्जा 11th क्लास में पढ़ते हैं तब आप लोग पढ़े होंगे कि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा में कमी आती है, लेकिन ये इन दोनों में ही लागू हो सकता है। जैसे हम 5D में जाते हैं तो इस 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों, इसके कारण नाभिक का आकर्षण प्रबल हो जाता है। यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव दुर्बल रहता है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या रहता है? दुर्बल रहता है, जिसके कारण से इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से 5D के जो भी एलिमेंट्स हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करें कि 3D और 4D के अपेक्षा 5D के आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, जबकि कम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं, समूह में हम
ऊपर से नीचे चलते हैं, जब भी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो कहीं ना कहीं आयनन ऊर्जा में कमी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण ये है कि 5D के जो एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करने लग जाते हैं। मतलब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर ही जाते हैं, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जो बाह्यतम कोश में f में ना, f के कारण परिरक्षण प्रभाव और बहुत कम होता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल प्रबल रहता है। देखो, परिरक्षण प्रभाव कम है तो नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश के लिए ज्यादा है, तो ज्यादा जब बांध के रखा है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना याद रखिए आप लोग, ठीक है, यही कारण है बच्चों। ठीक, तो यहां पर आप लोगों को लिखना है कि 5D श्रेणी के तत्वों का आयनन ऊर्जा 3D 4D की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसके कारण है कि 5D श्रेणी में जो 4f का इलेक्ट्रॉन है वो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दर्शाता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये होता है, यदि आप लोग नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका पहला कोश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। मान के चलता हूं ये n कोश है और इलेक्ट्रॉन n-1 में प्रवेश कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इसका और नाभिक का आकर्षण उतना ज्यादा नहीं रह जाता। तो एक प्रकार से ये रक्षण का कार्य करने लग जाता है, जिससे इनका थोड़ा स्थायित्व कम हो जाता है। मतलब बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्थायित्व कम हो जाता है, उसे आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अर्थात जहां पर परिरक्षण प्रभाव कम होगा, थोड़ा समझिएगा, परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये बाह्यतम कोश को रिपल्सन नहीं कर रहा, प्रतिकर्षित नहीं कर रहा, इसलिए इसका नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा। लेकिन परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है, तो कहने का मतलब आपका नाभिक का आकर्षण बल इस बाह्यतम कोश से ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे परिरक्षण प्रभाव यदि प्रबल हो जाता तब इसको क्या करता, प्रतिकर्षित करता, तो इलेक्ट्रॉन बाहर रहते। तो परिरक्षण प्रभाव यदि प्रबल है, समझ रहे हैं, तो उसकी आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण बाहर के इलेक्ट्रॉनों को भी खींच कर रखा है। परिरक्षण प्रभाव है क्या, फिर से समझा रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंतिम कक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, अंतिम से मान लो एक और अंदर वाले कक्षा में या दूसरे अंदर वाले कक्षा में और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो वो बाह्यतम वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं कि तुम दूर चले जाओ, और यही प्रभाव आपका परिरक्षण प्रभाव होता है। लेकिन दुर्बल जब है तो नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश के लिए अधिक होगा, सीधा फंडा। इस कारण से बच्चों इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। नोट में लिखेंगे जिंक, कैडमियम, Hg की आयनन ऊर्जा अब समान रूप से अधिक होती है क्योंकि इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिंक, कैडमियम और Hg का आयनन ऊर्जा उच्च होता है, क्यों? क्योंकि इनमें सभी की बात करूं, तीनों की बात करूं बच्चों, जैसे आपका जिंक होता है ना, इसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे कैडमियम होता है 4D में 10 इलेक्ट्रॉन, Hg होता है 5D में 10 इलेक्ट्रॉन, 4s2, 5s2, 6s2, मतलब बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। इसी कारण से इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। जब कोई बंध ही नहीं बनाना चाहता है, पूर्ण रूप से फुलफिल है, बोलता भैया हमारे पास जितना चाहिए उतना हम फुल हैं, तो फिर वो क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन लेने देने की कोशिश करेगा। और जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन खींचना भी चाहोगे तो अधिक एनर्जी लेगा। जैसे किसी के पास मान लीजिए अपना आवश्यकता के अनुसार सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो नहीं भैया ये चीज तुम्हें लेना ही पड़ेगा कुछ दे करके, तो फिर आपको ज्यादा मोल भाव कर, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फुलफिल है, तो मोल भाव कर देगा, भाई चलो हम दे रहे हैं लेकिन तुमको हम इतने में अधिक में देंगे, तो बोलेगा ठीक है भाई दे दो। तो ऐसे ही है, यदि हम जिंक, कैडमियम, Hg की बात करें तो इसमें D में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इनमें किसी प्रकार से संक्रमण करने की आवश्यकता है नहीं, किसी से बंध बनाने की जरूरत है नहीं। फिर भी यदि आप कहोगे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, बोलो चलो आ जाओ, हम तो बंध प्रबल बना कर रखें, तुम्हें इलेक्ट्रॉन ही लेना तो और ऊर्जा डालो, जितना हो सके ऊर्जा डालते जाओ। तो भाई जब इनके कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, तो किसी भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण इनकी आनंद ऊर्जा अधिक होती है।
दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं बच्चों ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो आयनन एंथैल्पी मैंने उतना समझाया जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी है, इतना आप लिख लोगे तो काफी है बच्चों। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, बहुत सारे अपवाद हैं, ऐसा नहीं है। अब जब आप विभिन्न प्रकार के, जैसे आप 3D से 4D में जाओगे तो कहीं पे कमी होगी, कहीं पे वृद्धि होगी, 5D में जाते हो, 6D में जाते हो, तो ये सब नीट लेवल के क्वेश्चन, IIT के लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन मैं भी 12th लेवल पढ़ा रहा हूं बच्चों, तो 12th लेवल के क्वेश्चन में इतना काफी है। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ऑक्सीकरण अवस्था होता क्या है? सबसे पहली बात ये होता है भैया, यहां पर आप समझो कि मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ सहयोग करके, मतलब बंध बनाना चाहता है या किसी कंपाउंड का निर्माण करना चाहता है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा। तो जितने बंध बनाने की क्षमता रखेगा, है ना, जितना वो किसी अन्य को अपनी जगह स्थान देने की कोशिश करेगा, उसकी वह संख्या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी 2 परमाणु को जोड़ना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 2 रिक्त स्थान प्रोवाइड करोगे, वही वो उसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है। मान लो किसी को चाहिए भैया कि हम तुम्हारे साथ बंध बनाना चाहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा से होगा, तो हम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। त्याग करके अपने ऊपर प्लस चार्ज दर्शाना ही ऑक्सीकरण अवस्था है। मतलब एक प्रकार से आयन ही आपका ऑक्सीकरण अवस्था है। हमारे पास जो डी ब्लैक एलिमेंट्स होते हैं ना, अपूर्ण, इसमें अपूर्ण रूप से रिक्त डी ऑर्बिटल्स भरपूर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे भर भर के इलेक्ट्रॉन भर रहते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीकरण अवस्था इनका परिवर्ती होता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रिक्त स्थान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो आप लिखोगे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे देखो आप लोग यहां पर देखोगे, मैं एक ही ग्रुप का ऑक्सीकरण अवस्था लिखा है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप यदि फर्स्ट ग्रुप यानी 3D श्रेणी का आप तैयार कर लिए तो काफी है। जैसे आप देखो स्कैंडियम का +3 होता है, अस्थायी रूप से +2 भी होता है, मैं यहाँ पे +2 ब्रैकेट में कर देता हूँ। अस्थायी होता है, स्थायी +3 होता है, अस्थायी +2 होता है। टाइटेनियम का देखो, इसको लॉजिक है तैयार करने का, पहले बढ़ता है ऑक्सीकरण अवस्था फिर घटता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आप स्कैंडियम से जिंक की ओर जाओगे तो पहले आपके अयुग्मित कक्षा की संख्या बढ़ेगी, है ना, धीरे 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 फिर आपके अयुग्मित कोषों की संख्या घट जाएगी, मतलब कक्षा की संख्या घटेगी। मैं भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जैसे जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम की ओर जाएंगे तो अयुग्मित कक्षा की संख्या पहले बढ़ेगी फिर धीरे धीरे घटेगी। इस कारण से पहले ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, क्योंकि भाई अयुग्मित का मतलब है हम इतने लोगों के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। मैग्नीज जो है ना +7 है, यानी +7 दर्शा सकता है, यानी 7 को बंध बनाने की क्षमता प्रदान कर सकता है भैया, 7 परमाणु के साथ ये योग कर सकता है, ठीक है, यानी 7 लोगों को अपना स्थान दे सकता है। तो ये आपका +7 दर्शाता है। इसलिए तो कहते हैं कि सर्वाधिक ऑप्शन आ जाता है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो मैग्नीज दर्शाता है +7। ऑप्शन में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो +7 होता है। भर भर के तैयार कर लो। कापर का क्यूप्रिक और क्यूप्रस +1 +2, कापर 2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, एक तो आपका +1 और दूसरा आपका +2। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले थोड़ा सा यहाँ पे दर्शा दूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत है। देखो बच्चों, स्कैंडियम जो होता है परमाणु क्रमांक 21 होता है, ठीक है, तो आप ले लो आर्गन, आर्गन का 18 AR होता है ना, आर्गन का AR होता है, आर्गन का 18। इसके बाद बचा 3, इसके बाद बचा 3, तो 3 में S में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3D में 1, पहले S में भरता है 4s2 फिर 3d1। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे बच्चों, जैसे टाइटेनियम में पहुंचोगे तो आपका आर्गन हो जाएगा, फिर Ag मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, आर्गन लिखता हूं, रफ कार है भाई, गलती हो जाए तो माफ करना। फिर आपका 3d2 और 4s2। अब देखना ना, थोड़ा सा देखना, क्लियर हो जाएगा चीजें। अभी आपने देखा था इसमें, यदि मैं D की बात करूं, इसमें कितने अयुग्मित हैं बताओ, आप ही बताओ, 1। फिर जैसे आगे बढ़ोगे बच्चों, आगे बढ़ोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 अयुग्मित कक्षा। फिर आगे बढ़ोगे, ऐसे ही आप लोग देखोगे 3 अयुग्मित कक्षा। फिर जैसे क्रोमियम में जाओगे तो यहाँ पर हो जाता है 3d5 4s1, यहाँ पे 3d3 4s2,
यहाँ पे 5 इसलिए होता है क्योंकि क्रोमियम स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो 1 2 3 4 5 और ये आपका मान लो s है, s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये +6 तक तो दर्शा दिया, ये +6 तक तो दर्शा देता है क्रोमियम। ठीक है, इसके पीछे का रीजन मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे हम जाते हैं भाई, देखो बाएं से दाएं क्यों चले, स्कैंडियम से टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जैसे आगे जाएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आपका हो जाए क्रोमियम, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, तो नीचे की ओर जाएंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इतने ही ये कहते हैं भैया हम स्थान प्रदान कर सकते हैं किसी के साथ क्रिया कराने के लिए, और साथ में इन दोनों में ऊर्जा में काफी कम अंतर पाया जाता है। जैसे वैसे किसी भी परमाणु में बंध बनाने की क्षमता कहाँ होनी चाहिए, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के पास होने चाहिए, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हम किसी से बंध बनाने की क्षमता रखना चाहते हैं। लेकिन बच्चों इनमें ऊर्जा काफी कम डिफरेंस पाया जाता है, जो आपका 3D है और 4s है, इनमें ऊर्जा काफी कम मात्रा में अंतर है। इस कारण से ये तो साथ में क्रिया करता ही है, साथ में इसके भी एलिमेंट्स क्रिया करने लग जाते हैं, इसलिए तो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। सभी संक्रमण धातुएं विविध आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि N-1 D कक्षक तथा NS कक्षक में इलेक्ट्रॉनों में जो ऊर्जा का अंतर है बहुत कम होता है ना, अर्थात अधिक अंतर नहीं पाया जाता, जिसके कारण डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, मतलब बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक, जैसे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्कैंडियम की आक्सीकरण अवस्था +3 होती है क्यों? स्कैंडियम की आक्सीकरण अवस्था +3 होती है क्यों? तो स्कैंडियम आपने पढ़ा भैया कि आर्गन है, आर्गन का आपका 18 है, इसके बाद आपका बना 3D1 4s2। अब चूंकि दोनों में ऊर्जा का जो अंतर है बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब दोनों में ऊर्जा की समानता होती है लगभग, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ से भी निकल जाता है और यहाँ से, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं, इसलिए ये जो आपका +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। 3D और 4s दोनों में, अर्थात आपका जो NS है और N-1 D है, दोनों में ऊर्जा लगभग काफी समानता होती है, समान ऊर्जा होते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन तीनों एक साथ निकलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए +3 आक्सीकरण अवस्था स्थायी रूप से और +2 आक्सीकरण अवस्था अस्थायी रूप से दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि आपका स्कैंडियम +2 नहीं दर्शाता, +3 के साथ साथ +2 भी दर्शाता, लेकिन +2 बहुत ही कम, सबसे ज्यादा +3 दर्शाएगा, यानी स्थायी आक्सीकरण अवस्था +3 दर्शाता है। क्वेश्चन बनता है स्कैंडियम की आक्सीकरण अवस्था +3 होती है क्यों? क्योंकि स्कैंडियम की आक्सीकरण अवस्था, इसका कारण बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 4s2, 3D और 4s में कम ऊर्जा अंतर होने के कारण तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं, बहुत कम ऊर्जा का अंतर पाया जाता है, इसी कारण से तीनों इलेक्ट्रॉन निकल करके +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक आक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्यों? भाई चलो बताता हूं आक्सीकरण संख्या क्यों बढ़ती है। जैसे अभी आपको इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे हम देखो स्कैंडियम से इधर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, तो मैग्नीज तक पहले बढ़ती है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ती है और फिर घटती है। क्वेश्चन क्या पूछा है? स्कैंडियम से मैग्नीज तक आक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्यों? स्कैंडियम से मैग्नीज तक ही बढ़ा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाएंगे धीरे धीरे, तो अयुग्मित कक्षक यानी अयुग्मित ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसके कारण से भाई साहब वहां पर आक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। देखो इसके कारण ये है कि मैग्नीज के बाद आक्सीकरण अवस्था घटने लगती है। अरे पूरा यहाँ पर क्लियर ही नहीं है, इसका उत्तर थोड़ा अच्छे से नहीं है। देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक आक्सीकरण अवस्था बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से मैग्नीज तक पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, फिर धीरे धीरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग लिख लेना कि जैसे जैसे स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर बढ़ते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनेंगे। भैया आपके जो कक्षक होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले रहेगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इनकी आक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। लेकिन इसी के आगे आ जाए कि फिर बाद में घटती है, इसका कारण क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, सीधा फंडा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन, मतलब यहां पर देखिए स्कैंडियम को छोड़कर अन्य सभी आक्सीकरण अवस्था +2 स्थायी होता है क्यों? बताओ।
भाई ये बोला गया कि Sc जो है मतलब जो स्कैंडियम है वो +3 दर्शाता है, लेकिन इसके अलावा जो भी हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा बच्चों स्कैंडियम का है आर्गन है बच्चों, आर्गन के बाद 3d1 और 4s2। अभी इन दोनों में जो ऊर्जा का अंतर है बहुत कम है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल करके +3 दर्शाए। लेकिन जैसे स्कैंडियम से हम टाइटेनियम में पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो आर्गन के बाद 3d में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4s2 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से ये नहीं निकाल पाता जितना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा बच्चों ये तो सिंपल है कि यदि यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये +2 आसानी से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल +2 दर्शाए, एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो +3 भी दर्शाएगा, लेकिन +2 जो है स्थायी रूप से दर्शाता है। और ऐसे ही हम सभी की बात करते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं जिंक की ओर, तो सभी में डी जो होता है एस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, एस और डी में डिफरेंस हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल्स थोड़ा सा अधिक स्थायी हो जाता है, एस की अपेक्षा डी ऑर्बिटल थोड़ा सा अधिक स्थायी हो जाता है। इसलिए पहले जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो बाह्यतम कोश के एस कक्षक से जाते हैं, इसी कारण से +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। स्कैंडियम के पश्चात सभी तत्वों का एस ऑर्बिटल्स की अपेक्षा डी ऑर्बिटल्स अधिक स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है ना भाई। स्कैंडियम में एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे और डी में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर टाइटेनियम में जाओगे तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर वेनेडियम में जाओगे तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर आप क्रोमियम में जाओगे तो डी में और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मैग्नीज में जाओगे डी में और इलेक्ट्रॉन, तो डी में और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते जाते हैं तो ऑर्बिटल्स जो है थोड़ा सा स्थायी होने लगता है बच्चों। इस कारण से NS से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर +2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऐसे प्रश्न इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कभी नहीं पूछता कि आयनन एंथैल्पी को समझाओ, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाओ, ये कभी नहीं दर्शाता बच्चों, ठीक है। चलिए +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव के ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी है, क्यों? कहने का मतलब Mn2 पॉजिटिव जो +3 दर्शाता है और Fe2 पॉजिटिव जब +3 दर्शाता है तो कौन अधिक स्थायी कौन कम स्थायी? अधिक स्थायी वही होगा जो इलेक्ट्रॉन न त्याग सके, सही है कि नहीं? मतलब स्थायी है भाई, वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है तो भाई स्थायी है। जैसे यहां पर आप देखो Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज में यदि बात करोगे तो आपका 4s यहां पे 0 है, 3d5 है। अब D में 5 जब इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थायी है, सीधा फंडा है, इसलिए ये Mn3 पॉजिटिव में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जैसे आप आगे देखो Fe2 पॉजिटिव में D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है और ये Fe3 पॉजिटिव आसानी से बन सकता है, तो Fe3 पॉजिटिव थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, सही है कि नहीं? थोड़ा क्वेश्चन देखो, +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe3 पॉजिटिव से ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी है, क्यों? अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, ऑक्सीकरण में ये अधिक स्थायी होगा क्योंकि भाई साहब ये स्थायी +2 है, +3 में नहीं बदल पा रहा है, और जो यौगिक बनाने में ये अधिक स्थायी होगा, ठीक है। कारण क्या होता है थोड़ा समझिएगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। आयरन का होता है 26, आयरन 2 पॉजिटिव मतलब आपका 24, आयरन 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? 24। अब 24 का मतलब ये हो गया कि आपके भैया 2 पॉजिटिव यानी S के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे D के, तो D में 6 इलेक्ट्रॉन और S में आपका 0 इलेक्ट्रॉन, और ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्यों? क्योंकि ये जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो अधिक स्थायी हो जाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये +3 में बदल जाता है। लेकिन Mn2 पॉजिटिव में बच्चों D में ऑलरेडी 5 है तो ये स्थायी है, इसलिए Mn3 पॉजिटिव में परिवर्तित नहीं होता। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो है Mn2 पॉजिटिव स्थायी है, Mn2 पॉजिटिव स्थायी है, जबकि Fe2 पॉजिटिव स्थायी नहीं है, ये परिवर्तित हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में। अब यदि कहा जाए कि आयन के रूप में परिवर्तित होने में कौन स्थायी है, तो भाई साहब Fe3 पॉजिटिव अधिक स्थायी होता है, समझिएगा।
Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव अधिक स्थायी होता है। लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि सर ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसके अपेक्षा Fe3 पॉजिटिव अधिक स्थायी होता है, इसलिए इस रूप में बदल सकता है। लेकिन Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है Mn3 पॉजिटिव से, इसलिए इसी रूप में रहता है। इसलिए कहा जाता है +3 में Mn2 पॉजिटिव स्थायी है, जबकि ये अस्थायी है। ये अस्थायी है क्योंकि इसके कारण ये ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए इसमें बदल जाता है। फिर से समझो, अभी ये समझ में नहीं आया होगा, इतना आसान है भी नहीं यार कि हम 1 मिनट में इसको समझा दें। कहीं ना कहीं इसमें डीप में समझना पड़ता है। फिर से समझो बच्चों, हमने कहा कि Fe2 पॉजिटिव थोड़ा सा अस्थायी है जब तक ये Fe3 पॉजिटिव ना बन जाए, लेकिन Mn जो 2 पॉजिटिव है ये स्थायी है Mn3 पॉजिटिव से, इसलिए इस रूप में बदल सकता है, लेकिन ये इस रूप में नहीं बदल सकता। इसीलिए कहा जाता है ये ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है। ठीक, इसके बाद आपका बच्चों लास्ट में है कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? आपका 30, मतलब आर्गन हो गया, और आपका 3D 10 इलेक्ट्रॉन और 4s 2 इलेक्ट्रॉन, सीधा फंडा। अब जब डी में पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये अधिक स्थायी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए केवल s का इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जिंक का समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 3d पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी होता है, जिससे निकालने के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके पीछे का रीजन भी बता दिया कि जिसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं। भाई S में आपके 2 हैं, बाह्यतम कोश में देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन। तो D में जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो अधिक स्थायी है, पूर्ण रूप से भरे हैं। ठीक है, लेकिन S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो S के आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन D के इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से नहीं निकल पाते। इसलिए बच्चों इसे हम कह सकते हैं कि जिंक केवल और केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि इसके D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। जो भी स्थायी होगा ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन ही होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको इस प्रश्न में आई होगी कि आपका Mn2 पॉजिटिव स्थायी है क्योंकि ये +3 में नहीं बदल रहा है, जबकि Fe2 पॉजिटिव अस्थायी है क्योंकि ये +3 में बदल रहा है, क्योंकि +2 से +3 अधिक स्थायी होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि Mn2 पॉजिटिव +3 अवस्था में अधिक स्थायी है Fe2 पॉजिटिव से, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव में नहीं बदलता, जबकि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में बदल जाता है, ये अस्थायी कहलाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, ऐप में जरूर आप लोग ज्वाइन करें। और बच्चों ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ा लंबा मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में, आपके लिए डीप में पूरा पॉइंट लिखना पड़ता है और पूरा एकदम A to Z जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें। एक ही क्वेश्चन में आपके 10 से 15 मिनट लग जाते हैं बच्चों, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि हर दिन जो भी मैं वीडियोज आपको प्रोवाइड करूं तो आप कुछ ना कुछ एक नया चीज़ सीखें और बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।